नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिनिक्स परिवार में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी का ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर है 10। कौन सा लेक्चर है बच्चे? 10वां लेक्चर है। और इसी लेक्चर के साथ आज पूरा जो शब्द वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। शब्द में जो 3 टाइप के बचे हुए थे, 3 टाइप पे जो हम आधार बता रहे थे कि आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर, और इसी के साथ विकार के आधार पर, बदलाव के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और इसी के साथ हमने बात की थी व्युत्पत्ति के आधार पर। ये सारी चीजें बताएंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास बच्चे, ये क्लास अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही यूजफुल है। अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएसआई या किसी भी स्टेट के एसआई का एग्जाम आप दे रहे हो, कोई भी यूपीएसआई है, एमपीएसआई है, बिहार एसआई है, राजस्थान एसआई है, कोई भी एसआई हो, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं अगर आप दरोगा बनना चाहते हो, अगर आप दरोगा बनना चाहते हो तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो साथ ही आगे चलते हैं। यहां पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम दे रहे हैं, तब भी ये क्लास आपके लिए क्या है बच्चे? इंपॉर्टेंट है। तब भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो को बेहतरीन तरीके से शेयर करिए, और लाइक का बटन दबाना आपका, आते ही आपको लाइक का बटन दबाना है। ठीक है, आते ही। तो ये अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए क्या है बच्चे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलो तो जल्दी से बता दो, क्या क्लास को शुरू किया जाए? यहां पर बच्चे जुड़ चुके हैं। निधि सेठ, भालू गेमर, अलका चौधरी, जागृति तिवारी, बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत आभार। फिनिक्स परिवार की ओर से सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्टडी पाई ऐप डाउनलोड कर लेंगे। आप सभी लोगों को क्या करना है बच्चे? अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए जो चीजें यहां पर चल रही हैं, तो आपको स्टडी पाई, आपको स्टडी पाई ऐप डाउनलोड कर लेना बच्चे। ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ना है तो आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? स्टडी पाई ऐप डाउनलोड करना है। और इसी के साथ एक बेहद अच्छा आपको गिफ्ट आज की क्लास में शाम को बताया जाएगा आपको कि क्या करना है। ये सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल हो जाएगा। जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था शब्द के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक मेन चीज़ें होती हैं, जब तक आपको सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ बच्चे नए भी जुड़ते हैं और उनको भी पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी पढ़ रहे थे। और हिंदी में बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी में हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण पढ़ रहे थे। ठीक है। हिंदी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? व्याकरण पढ़ रहे थे। और व्याकरण के 3 अंग क्या थे? व्याकरण के 3 अंग बच्चे थे वर्ण, ठीक है, दूसरा था शब्द, तीसरा था वाक्य। यानी कि अगर आपको अच्छे से व्याकरण पता करनी है, अच्छे से व्याकरण समझनी है, हिंदी की अच्छे से व्याकरण समझनी है, तो आपको वर्ण अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, शब्द अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, वाक्य अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। अब वर्णों की बात हमने कर ली थी, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी तक अगर आपने ये वर्ण वाला टॉपिक नहीं देखा है तो जाइए देखिए जाकर, बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं शब्द पर। तो शब्द में भी हमने 2 क्लास ली हुई है, और 2 क्लास में हमने पहली क्लास आपको बताया था कि कौन से आधार पर कितने प्रकार के शब्द हो सकते हैं, बस इतना ही बताया था। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्लास नेक्स्ट, मतलब पिछली क्लास थी, उसमें आपको उत्पत्ति के आधार पर पूरा डिस्कस किया था। सारे शब्द लेकर आए थे कि कौन से शब्द कैसे हैं, कैसे पहचानेंगे, ये सब कुछ आपको बताया था कि तत्सम कैसे पहचानेंगे, तद्भव कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीजें हमने आपको उस वीडियो में बताया था। आज जो ये जो शब्द है ना, शब्द को हमने 4 भागों में रखा था। वो 4 भाग कौन थे? उत्पत्ति के आधार पर था, उत्पत्ति के आधार पर था,
उत्पत्ति के आधार पर था, जिसको हमने पढ़ लिया था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहीं पर पहला आधार तो ये था। दूसरा आधार बच्चे क्या था? व्युत्पत्ति के आधार पर था, व्युत्पत्ति के आधार पर। और अच्छा, आपको प्रकार तो पता ही होने चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। ये चीजें रटी होनी चाहिए आपको, ये तो गलत ही नहीं करनी। 1 नंबर फोकट का मिल जाता है, आपसे केवल प्रकार ही पूछ लेता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर भी पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे अर्थ के आधार पर। और आज ही हम लोग पढ़ेंगे बच्चे रूप के आधार पर, रूप के आधार पर या बदलाव के आधार पर, बदलाव के आधार पर या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। व्याकरण के आधार पर कह सकते हैं हम लोग, व्याकरणिक विवेचन, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको 3 चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले ये हम पढ़ चुके थे कि जो 5 प्रकार के थे, वो 5 प्रकार के कौन कौन से थे, तो हमने बताया था। एक था तत्सम, कल हमने इसके बारे में पूरा अच्छे से समझा। फिर था तद्भव, क्या था? तद्भव, इसके बारे में भी अच्छे से जाना था, तद्भव क्या होते हैं। फिर था बच्चे यहीं पर संकर शब्द भी था। कौन सा शब्द था? संकर शब्द था, जिसे हम मिश्रित शब्द के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहीं पर बच्चे देशज था, और एक और था यहां पर विदेशज। जब भी आपसे कहे देशज किस आधार पर है, तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें देशज शब्द आते हैं, विदेशज होता है, तत्सम होता है, तद्भव होता है। आज हम व्युत्पत्ति के आधार पर सीखेंगे। भैया वीडियो को शेयर कर दीजिए, आज बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप सभी। जो शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, जो शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, वो आज हम लोग सीखेंगे किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर। जहां पर व्युत्पत्ति आ जाए तो इसका मतलब बच्चे क्या होता है? इसका मतलब होता है, व्युत्पत्ति कह दें या कह दें रचना कह दें, कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अगर रचना ना कहें तो रचना नहीं तो बनावट भी कह सकते हैं, कि शब्दों की बनावट कैसी है। शब्दों की बनावट बच्चे कैसी है? बनावट, ठीक है, शब्दों की बनावट कैसी है। ठीक है, आपसे व्युत्पत्ति, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, शब्द रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, शब्द बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आपका आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आपको मैं बता देता हूं। एक तो होता है रूढ़, क्या होता है? रूढ़। दूसरा क्या होता है? यौगिक। दूसरा क्या होता है बच्चे? यौगिक होता है। दूसरा क्या होता है? यौगिक होता है। तीसरा क्या होता है? योग रूढ़ होता है। योग रूढ़ होता है, योग रूढ़ होता है। तो आपको यहां पर क्या पता चल गया? यहां पर आपको पता चल गया कि जो शब्द होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। तीसरा क्या होता है? योग रूढ़। ठीक है, अब इनकी पहचान क्या करें, परिभाषा क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग रूढ़ के बारे में जानते हैं कि रूढ़ क्या होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो बच्चे रूढ़ शब्द हम ये कह सकते हैं कि ये अपना एक अर्थ प्रकट करते हैं। रूढ़ शब्दों का अर्थ होता है, रूढ़ शब्दों का अर्थ होता है। अगर एक रूढ़ शब्द यहां पर लिखा हुआ है, जैसे ये रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ शब्द का अर्थ क्या है? होता है। रूढ़ शब्द का अर्थ होता है। जैसे अगर हम बात करें चावल, अगर हम बात करें चावल, तो चावल का क्या है? एक अर्थ है, चावल है यानी खाद्य पदार्थ, ये समझ में आ रहा है कि खाने वाली चीज है ये। ठीक है, जैसे हम बात करें पेन की, जैसे हम बात करें पेन की, जैसे हम बात करें कलम की, कलम की, तो कलम क्या है? कलम क्या है? एक अर्थ प्रकट कर रहा है कि कलम लिखने वाली वस्तु है। ठीक है, पेन लिखने वाली वस्तु है। ठीक है, माइक की बात करें तो बोलने वाला माइक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? एक विशेष अर्थ प्रकट कर रही हैं, और रूढ़ शब्दों का अर्थ होता है। ये सारे रूढ़ शब्द हैं। अब क्या है? रूढ़ शब्द की जो मेन परिभाषा है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं और अपना एक अर्थ प्रकट करते हैं।
ठीक है, देखो रूढ़ शब्द एक अर्थ प्रकट करेंगे, लेकिन अगर इनको तोड़ा जाएगा तब उनके अर्थ नहीं निकलेंगे। जैसे क्या चावल को हम तोड़ सकते हैं? चावल को हम तोड़ सकते हैं, चा प्लस वल, ठीक है ना, चा का कोई अर्थ निकला ना वल का कोई अर्थ निकला, लेकिन रूढ़ शब्द पूरा क्या है? चावल था, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है। तो हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द का तो अर्थ होता है, रूढ़ शब्दों का तो अर्थ होता है, लेकिन रूढ़ शब्दों के हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, उनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। अगर तोड़ते हैं तो उनके अर्थ निरर्थक हो जाएंगे, अर्थ ना, अर्थ का कोई मतलब नहीं रहेगा, अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे पेन है, तो पेन को जैसे हमने तोड़ा तो पे निकलेगा और प्लस ना, और ना पे का कोई अर्थ है ना का कोई अर्थ है, तो पेन को हम नहीं तोड़ सकते हैं। कलम है, कलम को हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये सारे शब्द, जैसे घर हो गया, यहाँ पर जैसे बोर्ड हो गया, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। तो क्या है, जैसे कुर्ता हो गया, तो ये सब क्या है बच्चे? सार्थक, सॉरी, रूढ़ शब्द हैं। समझ में आ गई होंगी बातें। तो रूढ़ शब्द में अगर परिभाषा की बात करें, देखो मेन चीज है बच्चे, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, मेन चीज आपको यहां पर हमारी बातों को समझना है। यही, इसी से आपको क्या होगा, हिंदी में जो भी कंफ्यूजन होंगे, जो भी प्रश्न आएंगे, वो आप सोच समझ के आंसर कर ले जाओगे, ठीक है। तो रूढ़ शब्द में क्या होता है? वे शब्द जिनके सार्थक खंड, खंड मतलब सार्थक मतलब खंड मतलब टूटना होता है, खंड ना हो सके, ठीक है। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मैं रूढ़ की बात कर रहा हूं, अभी मैं रूढ़ की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी के साथ जो दूसरा पॉइंट हो, इसमें ये भी हम कह सकते हैं, ये शब्द किसी के मेल से नहीं बनते, ये शब्द शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, ये शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। पहचान क्या होगी सर? तो पहचान आप लिख लो, इनकी पहचान क्या है, ठीक है। तो पहचान यहां पर मैं बता देता हूं, जिन शब्दों में प्रत्यय हो, जिन शब्दों में उपसर्ग हो, जिन शब्दों में उपसर्ग हो, और जिन शब्दों में समास हो, जिन शब्दों में समास हो, वे कभी भी रूढ़ नहीं होंगे, वे कभी भी बच्चे क्या हैं? रूढ़ नहीं होंगे, रूढ़ शब्द नहीं होंगे। आप तुरंत उनको टिक कर देंगे, ये रूढ़ शब्द नहीं है। तो बच्चे आपको यहां पर तीन चीजें हमने बता दी है। रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्दों के मेल से नहीं बन पाते हैं, ये शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। पहचान कैसे होगी? पहचान होगी जिन शब्दों में आपको दिख जाए कि प्रत्यय लगा हुआ है, जिन शब्दों में पता चल जाए इस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, उस शब्द में समास, ये शब्द समास से बना हुआ है, ये शब्द समास का उदाहरण है। तो ये सारे के सारे शब्द कभी भी रूढ़ शब्द नहीं होंगे। क्लियर? ये पहचान हो गई। बात समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल। तो इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई है तो अब चलते हैं यहीं पर, अब चलते हैं कहां बच्चे? अब चलते हैं सीधा, हमने रूढ़ शब्द को बता दिया है, अब यौगिक की बात कर लेते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द रूढ़ से मिलकर बनते हैं। जैसे हम कहें यौगिक मतलब योग प्लस इक, यौगिक। यौगिक क्या होता है? ये अगर परिभाषा कहें तो ये एक शब्द, एक या एक से, ऐसे लिख लो, एक से अधिक, एक से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। अब ये जो यौगिक शब्द होते हैं ये कैसे बनते हैं? ये बच्चे जब रूढ़ शब्द आपको पता हो, रूढ़ और फिर रूढ़,
रूढ़ रूढ़ शब्द हो, क्योंकि देखो रूढ़ का भी क्या होता है, रूढ़ का भी एक अर्थ होता है, इसका भी अर्थ होता है, रूढ़ शब्द का अर्थ निकलता है और इसका भी अर्थ निकलता है। ठीक है, जब दो रूढ़ शब्दों से मिलकर क्या होता है बच्चे, यौगिक शब्द का निर्माण होता है। यौगिक शब्द का निर्माण होता है कब, जब दो रूढ़ शब्द मिल जाते हैं। मतलब क्या है, दो रूढ़ शब्दों से यौगिक शब्द बन गया तो इनका भी अर्थ है, इनका भी अर्थ है, तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल बनी सी बात है बच्चे, इसका भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, अर्थ होगा, इसका भी क्या होगा, एक निश्चित अर्थ निकलेगा। जैसे अब सर जी ये क्या होते हैं, एक से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों के यौगिक शब्द होते हैं, यानी रूढ़ को जब रूढ़ से जोड़ेंगे तो यौगिक शब्द निकल आएंगे। यहां पर हम एक चीज ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इनके सार्थक खंड हो सकते हैं, सार्थक खंड हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यौगिक को अगर हमने तोड़ा तो रूढ़ और रूढ़ में टूट गया, रूढ़ और रूढ़ में टूट गया, और हर रूढ़ का क्या होता है, अर्थ होता है, हर रूढ़ शब्द का क्या होता है, अर्थ होता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इनके सार्थक खंड हो सकते हैं। सार्थक का मतलब क्या होता है, सामान्य होता है साथ के, सामान्य क्या होता है, साथ के, यानी अर्थ के साथ। सार्थक मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ के साथ। ठीक है, सार्थक यानी सामान्य सही भी होता है, सही अर्थ। ठीक है, इनके सही अर्थ यानी सार्थक खंड हो सकते हैं। इनके सार्थक खंड क्या हो सकते हैं बच्चे, हो सकते हैं, सार्थक खंड हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो आपसे कहे कि यौगिक शब्द क्या है, तो एक से अधिक शब्द हैं, उनको तुमने जोड़ दिया। जैसे अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अभी मैं बता देता हूं आपको, जैसे कह दें राजा है और पुत्र है, दो शब्द हैं। ये पुत्र माने क्या होता है, बेटा, राजा माने राजा। ठीक है, तो राजा का भी अर्थ है जो प्रजा पर शासन करता है, तो राजा का भी अर्थ है, पुत्र का भी अर्थ है, दोनों को जोड़ दिया, और दोनों को जोड़ दिया तो निकला एक शब्द, कौन सा, राजपुत्र, राजपुत्र। तो राजपुत्र क्या है, राजपुत्र एक यौगिक शब्द है, इसमें दो शब्दों के मेल से बना है, एक से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक। अब भैया दो शब्द हैं, दो शब्दों से ये मिलकर शब्द बना है, तो ये यौगिक शब्द है। ठीक है, तो यौगिक शब्द के प्रकार कितने होते हैं, यौगिक शब्द के प्रकार कितने होते हैं, तो अब हमको ये समझना है। देखो ध्यान से बात को समझो कि यौगिक शब्द के प्रकार कितने होते हैं। यहां पर देखते हैं कि यौगिक शब्द जो होते हैं उनके तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, वो तीन प्रकार कौन से होते हैं, तो नंबर एक भैया सबसे पहले तो आप जानते हो क्या, उपसर्ग से बने शब्द, उपसर्ग से बने शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उपसर्ग से बने शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, पहला प्रकार। दूसरा, ठीक है, प्रत्यय से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द दूसरा है। तीसरा क्या है, तीसरा बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा तो सबको पता है कि यौगिक शब्द के तीन प्रकार होते हैं। जो एक प्रकार क्या होता है, उपसर्ग से बने शब्द यौगिक होते हैं, प्रत्यय से बने शब्द यौगिक होते हैं, और तीसरा क्या है, यहां पर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए दूसरे कलर का यूज कर रहा हूं, बहुव्रीह समास को छोड़कर, बहुव्रीह समास को छोड़कर सभी समासों से बने शब्द। ठीक है, अब बात को समझना कि यौगिक शब्द जो होते हैं बच्चे वो तीन प्रकार के होते हैं, उपसर्ग से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द, और तीसरा क्या है, ये क्यों ऐसा है अभी मैं आपको पूरा स्पष्ट कर दूंगा कि बहुव्रीह समास को छोड़कर सभी समासों से बने शब्द कैसे होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। यानी एक परिभाषा अभी हमने आपको बताई है कि जो रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द में अगर प्रत्यय आपको पहचान करनी है तो प्रत्यय, उपसर्ग व समास से बने शब्द हैं, तो वो
कभी भी रूढ़ नहीं होंगे। और इसी के साथ अगर प्रत्यय उपसर्ग और बहुब्रीहि समास को छोड़कर जो समास बन रहे हैं उनसे बने जो शब्द होंगे हमेशा यौगिक शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। तो उपसर्ग से बने शब्द, उपसर्ग क्या होता है? आगे जुड़कर, शब्दांश जो होता है शब्द का जो अंश है आगे जुड़कर शब्द का विशेष अर्थ प्रकट कर दे, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द में आगे से जुड़कर उस शब्द को विशेष दर्जा दे देते हैं, विशेष अर्थ उसका प्रकट करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम कह दें अति, अति माने क्या होता है? अति एक उपसर्ग है। अति माने होता है बहुत, अति माने क्या होता है? बहुत। और यहीं पर इसमें जोड़ दें जैसे हम अंत, क्या जोड़ दें? अंत जोड़ दें। अंत माने अंत हो गया, समाप्त। तो अति मतलब इतनी जरूरत है मुझे, अति अति मतलब बहुत जरूरत है कि मतलब मैं समाप्त तक, सीमा समाप्त हो जाए, इतनी जरूरत है मुझे। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, तो मतलब इतनी मुझे जरूरत है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है, सीमा समाप्त हो गई है। तो हम कहेंगे अति प्लस अंत क्या है? अत्यंत है। क्या है बच्चे? अत्यंत है। तो अत्यंत हो गया, ये अति प्लस अंत, अंत क्या बन गया? अत्यंत बन गया। तो ये अत्यंत क्या है? अत्यंत बच्चे क्या है? यौगिक शब्द है, लेकिन यौगिक उपसर्ग से बना यौगिक शब्द है। अत्यंत क्या है? यौगिक है सर जी। ये कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। ठीक है। यहीं पर अगर कह देते हैं राजकुमार, राजकुमार, तो राजकुमार का मतलब बच्चे क्या है? राजा का कुमार। कुमार माने पुत्र होता है। राजा का कुमार, राजा भी एक पूरा पूरा शब्द है और कुमार भी पूरा पूरा शब्द है। ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, और शब्द रूढ़ मिलकर क्या बना देते हैं? यौगिक बना देते हैं। लेकिन ये समास बन रहा है। राजा का पुत्र, संक्षेप में कर दो राजकुमार। राजा का कुमार, राजकुमार। तो राजकुमार क्या है? राजकुमार बच्चे, राजकुमार बना हुआ जो शब्द है वो समास से बना हुआ शब्द है, लेकिन ये है क्या? यौगिक है। समास से बना हुआ ये यौगिक है। जैसे कह दें पारिवारिक, क्या कह दें? पारिवारिक, पारिवारिक कह दें, पारिवारिक कह दें, तो पारिवारिक क्या हो जाएगा? परिवार, परिवार, और प्लस इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है? इक। प्रत्यय क्या होता है? पीछे से लगता है। प्रत्यय जो शब्दांश होता है, शब्द का जो अंश होता है वो पीछे लगता है, पीछे लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है, यानी शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है। जैसे पारिवारिक, परिवार प्लस इक लग गया। ठीक है, पारिवारिक बन गया। कंफर्म है बात? कंफर्म है? हाँ बच्चे, पीडीएफ मिलेगी सबको। राजकुमार क्या है? यौगिक है। तो अभी तो हम यौगिक बात कर रहे हैं। तो यौगिक 3 प्रकार से बनते हैं। आप यौगिक शब्द को पहचानना है, आप यौगिक शब्द को अगर पहचानना है तो आप उस शब्द को पहचानो कि उसमें उपसर्ग तो नहीं लगा है, उसमें प्रत्यय तो नहीं लगा है, वो समास का शब्द तो नहीं है। अगर ये 3 श्रेणी में समास का उदाहरण मिल जाए, आपको प्रत्यय का उदाहरण मिल जाए, आपको उपसर्ग का उदाहरण मिल जाए, तो तुरंत कह देना सर जी ये यौगिक शब्द है, क्योंकि यौगिक के 3 भाग होते हैं। अभी उपसर्ग अलग से पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे। कि जैसे आपसे पूछा जाता है सर जी उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। सर जी उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? हिंदी का उपसर्ग, हिंदी, ठीक है, संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत का उपसर्ग, और कौन सा? और भैया उर्दू, उर्दू का उपसर्ग। तो ये सब बच्चे, ये सब जो है ना, हिंदी, संस्कृत, उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय आपने सुना है ना? प्रत्यय, कृत प्रत्यय। और यहीं पर एक होता है तद्धित, जिसे कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। एक होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। मैं आपको प्रत्यय में ये सब चीजें पढ़ाऊंगा कि कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय से बने शब्द 2 प्रकार के होते हैं। आप समास तो जानते हो, ठीक है। और उपसर्ग से बने 3, हिंदी प्रत्यय, सॉरी हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग। हिंदी में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। उर्दू में 19, संस्कृत में कितने? 12, सॉरी संस्कृत में होते हैं 19, संस्कृत में 22 होते हैं, हिंदी में होते हैं 12। हिंदी में 12 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, ये सब हम पूरा आपको बताएंगे, पूरा सिखाएंगे, इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तो यौगिक शब्द हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। याद रखना, शब्द व्युत्पत्ति, रचना, बनावट 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़, यौगिक। याद करो बच्चे यहीं पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ पर आते हैं। योग रूढ़ शब्द,
योग रूढ़ शब्द। बच्चे ये भी जो शब्द होते हैं, ये भी जो शब्द होते हैं, कहना योग करो रूढ़ को, ये भी रूढ़ प्लस रूढ़ से मिलकर बनते हैं। रूढ़ प्लस रूढ़ से, रूढ़ प्लस रूढ़ से मिलकर, आपने कहा रूढ़ प्लस रूढ़ से मिलकर तो सर जी यौगिक बनते हैं। हाँ बच्चे, यौगिक भी बनते हैं, और यौगिक के साथ रूढ़ प्लस रूढ़ कर दोगे तो योग रूढ़ भी बनेंगे, योग रूढ़ भी बनेंगे। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द की भी रचना हो जाएगी, योग रूढ़ शब्द की भी रचना हो जाएगी। तो रूढ़ प्लस रूढ़ करोगे तो यौगिक शब्द तो बन रहे थे, लेकिन रूढ़ प्लस रूढ़ कर रहे हो तो यौगिक शब्द बन रहे हैं। तो अंतर क्या है? तो मेन तो अंतर समझना है। अब अंतर क्या है, बहुत ध्यान से समझना है इसका भैया। अंतर देखो, अंतर इनका क्या है कि जब दो शब्द मिलकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, दो शब्दों से मिलकर बने शब्द जब एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दो शब्द मिलकर सेम अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हम यहां पर ये भी कह सकते हैं, यह दिखने में यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? यौगिक होते हैं। तो भैया दिखने में यौगिक तो होंगे, रूढ़ और रूढ़ मिलकर बन रहे हैं तो यौगिक तो होंगे ना दिखने में। तो रूढ़ प्लस रूढ़ हैं तो यौगिक हैं। हम कह रहे हैं यह दिखने में रूढ़ है, क्योंकि रूढ़ प्लस रूढ़ से योग रूढ़ भी बनना है ना, तो हम कहेंगे यह दिखने में यौगिक होंगे बच्चे, यौगिक होंगे, पर अर्थ के आधार पर, आधार पर ये रूढ़ होते हैं। ये शब्द बच्चे क्या होते हैं? रूढ़ कहलाते हैं, रूढ़ होते हैं। ठीक है, बात समझना। यह दिखने में यौगिक होते हैं, भाई दिख रहे हैं, रूढ़ रूढ़ से बन रहे हैं, योग रूढ़, रूढ़ रूढ़ से यौगिक भी बन रहे हैं, तो यह दिखने में यौगिक होंगे पर अर्थ के आधार पर ये शब्द रूढ़ होंगे। सर जी ये क्या है, इसका भी मतलब मैं नहीं समझाऊं, तो समझो, बात को समझो बहुत धैर्य से। ठीक है, कोई बच्चा बिल्कुल अधीर नहीं बनेगा, बिल्कुल ध्यान से आपको हर चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझनी है। ठीक है, देखो यहां पर जो मेन चीज है आपको समझना क्या है, जैसे हमने कह दिया जलज, जलज माने क्या होता है? जल प्लस अज, जल प्लस अज। सर जी जल प्लस अज बनना है, जल प्लस अज बनना है, यानी कि ये तो यौगिक है। जल, अज माने होता है उत्पन्न, यानी जन्मा। अज माने क्या होता है? जन्मा, जल में जन्मा। तो जल में जन्मने वाली चीज तो बहुत है, जल में तो सिंघाड़ा भी होता है, ठीक है, जल में तो मछलियां होती हैं, मछलियां भी जल में जन्म लेती हैं। तो जल में जन्मे लोग तो बहुत हैं, लेकिन जल में जन्मा यानी जलज का जो एक विशेष अर्थ है वो हम केवल किससे लेते हैं? कमल से लेते हैं। किससे लेते हैं बच्चे? कमल से लेते हैं। हमने देखा ये दिखने में तो यौगिक था, लेकिन अर्थ, विशेष अर्थ क्या निकाल रहा था? जलज, यानी जल में जन्मा नहीं, जल में जन्मा अर्थात कमल। एक विशेष यानी प्रधान अर्थ जब प्रकट कर दे, कोई भी दो शब्द मिलकर, दो रूढ़ शब्द मिलकर, कोई भी दो रूढ़ शब्द मिलकर जब एक विशेष अर्थ प्रकट कर दे, जिसे हम प्रधान शब्द कहते हैं, वही मेन अर्थ होता है। ठीक है, जब ऐसा शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होता है बच्चे? योग रूढ़ शब्द होता है। जितने भी बहुव्रीहि शब्द के सभी उदाहरण योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं, योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं, रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। बात तो समझो कि बहुब्रीहि शब्द के सभी उदाहरण, बहुब्रीहि में तो बहुत आते हैं सर, बहुब्रीहि भी जो ये कह रहा है ना, यही सारी चीज, ये समास, एक कौन समास कहता है? ये बात बहुव्रीहि समास भी कहता है। अगर जलज पूछा जाए, कहे कि जलज कौन सा समास है, तो आप तुरंत कह दोगे सर जी जलज बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। और ये भी क्या कहता है?
दो शब्दों के मेल से अगर एक विशेष अर्थ प्रकट हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है, ऐसा समास। चलो अब एक चीज समझ लो इसमें, जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम और बात करें, कुछ एग्जाम्पल की अगर हम और बात करें तो उनको बच्चे ध्यान से समझो। जैसे हम कह दें पीतांबर, पीतांबर क्या कह दें बच्चे, पीतांबर कह दें। पीतांबर मतलब पीला अंबर, पीला अंबर, पीला अंबर। अब पीला अंबर माने क्या होता है, अंबर माने होता है वस्त्र, अंबर माने वस्त्र होता है, अंबर अंबर, पीतांबर। अब पीला अंबर तो हम भी पहने हैं पीले वस्त्र, तो हम पीतांबर थोड़ी ना हो जाएंगे। पीले अंबर जो यानी पीले वस्त्र जो धारण करेगा वो पीतांबर नहीं होगा। पीतांबर यानी तुरंत पीतांबर अगर इन्होंने कह दिया तो समझ में तो आ रहा, पीला वस्त्र, पीला वस्त्र जो धारण कहेगा वो पीतांबर नहीं बच्चे। पीतांबर का मतलब तुरंत हो गया भगवान विष्णु। भगवान विष्णु भी कहते हैं कृष्ण, कृष्ण ज्यादा उचित है, भगवान कृष्ण। पीतांबर किसे कहते हैं हम, भगवान कृष्ण। तुरंत पीतांबर की बात होगी, अच्छा कृष्ण की बात कर रहे हो, विशेष अर्थ प्रकट हो गया, सीधा इंडिकेट कहां चला गया, कृष्ण के पास। जैसे हम कहते हैं दशानन, 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 दशानन चला गया। जैसे हो जाएगा चतुरानन, चतुरानन, चतुरानन मतलब, चतुरानन का मतलब क्या है, चार आनन। आनन माने क्या होता है, मुख होता है बच्चे, आनन माने क्या होता है, मुख होता है। कहेंगे चतुरानन, चार आनन, यानी कि जिसके चार मुख हैं, कौन, अर्थात ब्रह्मा जी। चार मुख होते हैं, एक आगे एक पीछे एक, चारों दिशा में उनके मुख होते हैं। ब्रह्मा वही तो पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। चारों तरफ कौन देख रहा है, चतुरानन देख रहे हैं। तो यानी ये चार आनन एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। चार आनंद तो हो सकते हैं। अब दशानन, दशानन मतलब 10 हैं जिस मुख के, 10 मुख वाला कोई भी इंसान बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन विशेष अर्थ रावण से ही जाएगा। तो बात आपको इतनी स्पष्ट हो गई होगी कि योग रूढ़ क्या है, योग रूढ़ क्या है, जल्दी से बताओ, योग रूढ़ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु, वेरी गुड जागृति तिवारी। चतुर्भुज किसके हैं, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु, ठीक है। चतुरानन, चार हैं मुख जिसके, आनन है जिसके, चार हैं मुख, अर्थात ब्रह्मा जी। दशानन, 10 हैं मुख, ठीक है। और एक आनन, एक है मुख, अर्थात एक आनन यानी किसको कहते हैं, एक दंत। एक दंत किसका है, भगवान गणेश, एक दंत दयावंत। चलो अब बचा क्या है, अब देखो फिर से मैं आपको बता दूं, यहां पर बच्चे, यहां पर मेन चीज है, मैं जो चीजें स्पष्ट कर रहा हूं वो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लोगे फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं हर चीज पढ़ो, केवल एक बार पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अभी फोकस अच्छा होगा, श्योर है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा शब्द से। कल आपकी परीक्षा है, यहां पर कल आपकी परीक्षा है, देखते हैं एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर आपने 3 क्लास अच्छे से ली है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो आओ, हमने उत्पत्ति के आधार पर कर लिया है, हमने उत्पत्ति के आधार पर कर लिया है। अब हम बात करेंगे किसके आधार पर, तो देखो भाई अब किस पर बात करेंगे, अब बात करेंगे रूप बदलाव व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, रूप बदलाव व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। चलो देखो लिख लो, रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन, व्याकरणिक विवेचन। आपसे कह दे रूप के आधार पर, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, यह ना कहे तो बदलाव के आधार पर भी पूछ सकता है। बदलाव के आधार पर, बदलाव ना पूछे तो कहेगा परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन के आधार पर जो शब्द होते हैं, जो शब्द होते हैं वो बच्चे कितने प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के होंगे, जो शब्द होंगे वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये भैया तीसरा टाइप है, ये तीसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार क्या है शब्द का, रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन, सब चीजें एक हैं। बदलाव के आधार पर पूछ ले शब्द कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन के आधार पर पूछ ले शब्द कितने प्रकार के, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर बताओ शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर, तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भैया विकारी हो जाएगा, एक विकारी हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, अविकारी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अविकारी हो जाएगा।
विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। तो विकारी क्या होते हैं भाई? विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, बदलाव। विकार मतलब बदलाव, ठीक है। अमान्य क्या होता है? अमान्य होता है नहीं, आय उपसर्ग है, आ क्या है? नहीं दर्शाता है, नहीं। यानी परिवर्तन जिसमें हो विकारी, परिवर्तन जिसमें ना हो यानी परिवर्तन नहीं। परिवर्तन अमान्य क्या होता है? अमान्य होता है परिवर्तन जिनमें ना हो, ठीक है। जिन शब्दों में परिवर्तन हो सकता है विकारी कहलाते हैं, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो सकता है अविकारी कहलाते हैं। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिन शब्दों में प्रयोग के आधार पर, जिन शब्दों का रूप बदला नहीं जा सकता है, जिन शब्दों का प्रयोग बदला नहीं जा सकता है, बदलाव नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वे अविकारी होते हैं। जिनमें किया जा सकता है विकारी। ये तो परिभाषा तो सरल है, लेकिन किन आधारों पर, किन आधारों पर इनका वर्णन किया जाएगा, किन आधारों पर इनका परिवर्तन होगा, परिवर्तन की इकाइयां क्या होंगी? तो मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे जो परिवर्तन की इकाइयां हैं वो क्या हैं। जो परिवर्तन की इकाइयां हैं बच्चे, परिवर्तन की इकाइयां, तो परिवर्तन की इकाइयां क्या हैं? लिंग के आधार पर अगर परिवर्तन हो रहा है, लिंग, वचन, कारक, काल, ठीक है। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर कैसे परिवर्तन करेंगे? जिन शब्दों में लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा, वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा, कारक के आधार पर परिवर्तन होगा, काल के आधार पर परिवर्तन होगा। जो ये परिवर्तन है ना बच्चा, ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो परिवर्तन, ये जो बदलाव है, किन आधारों पर होगा? लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर। जो भी शब्द अपने आप से परिवर्तित हो जाते हैं, अपने आप में बदल जाते हैं, वो विकारी कहलाते हैं। तो अब परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा ऐसे बनेगी, जो शब्द, विकारी की परिभाषा मैं बता रहा हूं, विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर अपने रूप में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम विकारी कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम अविकारी कहते हैं। परिभाषा बन गई। कैसे? तो बदलाव बच्चे, हर पॉइंट को समझना जरूरी है, नहीं तो किताबों में तो सब मिल जाता है, आपको समझना ज्यादा जरूरी है, फोकस करना है। क्या फोकस करना है? देखो ध्यान से। लिंग के आधार पर जैसे हमें बदलना हो, तो जैसे हम कह दें लड़का, लड़का घर गया, तो लड़का लिंग के आधार पर आप चेंज कर दोगे, क्या कह दोगे? लड़की, लड़की कह दोगे। लड़का से लड़की हो गया, लिंग में परिवर्तन हो गया। यानी ऐसे शब्द जो लिंग में परिवर्तन दर्शा देते हैं, लड़का है लड़की बन गया, कोई दिक्कत नहीं, लिंग परिवर्तित। वचन के आधार पर जैसे लड़का था, लड़का था, तो लड़का को हमने क्या कर दिया बच्चे? लड़का को लड़के कह दिया, लड़के, लड़के कह दिया। यानी लड़का तो लड़के क्या हो गए? वचन, बहुत ज्यादा वचन, लड़का एक वचन था, लड़के बहुवचन है, ठीक है। एक वचन, बहुवचन। हिंदी में, अच्छा वचन के बारे में अगर आपको जानना है तो हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं। हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचनों की बात करते हैं तो संस्कृत में तीन प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो हमें लड़का एक वचन था, इसको हमने बहुवचन भी कर लिया, तो लड़का भी वचन के आधार पर भी शब्दों में परिवर्तन हो जाएगा। काल के आधार पर जैसे देखो, काल के आधार पर देखो, कारक के आधार पर देखो। काल के आधार पर जैसे पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल है। पढ़ता था, पढ़ा या पढ़ता था, पढ़ता था। लड़के ने पढ़ा या लड़का पढ़ता था, ये क्या है? पढ़ता है, पढ़ता था और पढ़ेगा, पढ़ेगा। लड़का पढ़ेगा, हमने क्या किया? वर्तमान, भूत, भविष्य। पढ़ेगा, पढ़ेगा क्या है? क्रिया है। पढ़ेगा क्या है? क्रिया है। तो क्रिया भी बदल जाती है, क्रिया भी आधार, क्रिया काल के आधार पर बदल रही है। पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा। हाँ भैया, क्रिया भी क्या है? विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द के पार्ट भी तो समझने हमें, विकारी शब्दों के पार्ट भी हमें समझने हैं। लाइक का बटन दबाओ बच्चे, लाइक का बटन दबाओ। यहां पर बातें नहीं होंगी, आप 1 घंटे अगर पढ़ना चाहते हैं तो मन लगाकर पढ़ा करें, ठीक है। ये चैनल वो चैनल नहीं है कि आप वहाँ पर आप बातें करो आके। आपको अगर अच्छा एंटरटेनमेंट देखना है या आपको
कुछ भी देखना है, प्रैंक वीडियो देखने, तो आप वहां पर जाओ, वहां पर अच्छे से बातें करो, जो मन है वो बातें करो। यहां पर जो बातें हैं केवल आप विशेष तौर पर आप पूछ सकते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। तो हिंदी व्याकरण सीख रहे हैं तो हिंदी व्याकरण पर ही आप चर्चा करें यहां पर, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने का आप ये समझ लीजिए आपका मूल कर्तव्य है, आप लाइक करें, ठीक है। आप कुछ कर्तव्य पहचाने तभी तो सामने वाला भी कुछ कर्तव्य पहचानेगा, नहीं तो हम भी अपना काम करके निकल जाएं, अपना ऐसे ही जो नॉर्मली है वो सब पढ़ा के निकल जाएं, ठीक है। अब कारक के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है, हमने काल के आधार पर कर लिया, हमने ये किसके आधार पर कर लिया, लिंग हमने बदल लिया, लिंग के आधार पर ये चेंज किया, ये लड़का से लड़के बनाया, वचन के आधार पर चेंज कर लिया शब्द को, और शब्द को काल के आधार पर चेंज कर लिया। अभी बचा है कारक। कारक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कारक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कारक समझना है तो हम यहां पर कहेंगे सोहन ने कारक के आधार पर शब्द में परिवर्तन, लिख लो यहां पर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कारक के आधार पर शब्द में परिवर्तन कैसे होगा? एग्जाम्पल, उदाहरण, किसी भी आपको किताब में ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं तो आप बहुत ध्यान से समझिए। जैसे कह दें राम ने श्याम से प्रश्न पूछा। राम ने श्याम से प्रश्न पूछा, राम ने श्याम से प्रश्न पूछा। तो कर्ता, भाई कारक जानते हो कि नहीं? पहले तो कारक के बारे में जानो। तो कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं? कारक क्या होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचान करेंगे? तो कारक जो 8 प्रकार के होते हैं वो मैं आपको एक यहां पर थोड़ा सा बेसिक लिख देता हूं, फिर आपको ये समझ में आएगा। जैसे क्या होते हैं कारक? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के रारी रे संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन दिया। तो संबोधन हे राम। ठीक है, तो बात को यहां समझो कि जैसे यहां पर कारक की थोड़ी देर बात की, कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब कारक ये क्या है? ने को, ये जो अलग हमने लिखे हैं इधर, ये सारा मटेरियल क्या है? तो ये इनको हम विभक्तियां कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? विभक्ति हैं। क्या कहते हैं? विभक्तियां हैं ये, ठीक है। विभक्तियां अगर ना है तो इन्हीं को हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग। ये क्या है? परसर्ग हैं, ठीक है। कारक के ये परसर्ग हैं, कारक से ये परसर्ग हैं। यहां पर कारक के परसर्ग कौन से हैं? तो ये कारक के क्या है? परसर्ग हैं, ठीक है। तो भैया कारक कौन से हैं? जो 8 प्रकार के अभी कारक बताए हैं ना, ये कारक हैं, ये कारक हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये क्या है? ये क्या है बच्चे? ये है कारक। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि
जो विभक्तियां, जो परसर्ग होती हैं, ये क्या काम करती हैं? ये कारक की पहचान करती हैं। विभक्तियां, परसर्ग का काम क्या होता है? विभक्तियां क्या होती हैं? ये जो होती हैं कारक को पहचानने में मदद करती है हमारी। जैसे ने जो विभक्ति है ये क्या बता रही है? कर्ता है। को क्या है? कर्म कारक है। से क्या है? करण कारक है। जैसे कोई भी विभक्ति है, विभक्ति के पहले उस कारक का नाम होता है। विभक्ति से पहले क्या होता है? विभक्ति से पहले कारक का क्या होता है? कारक का नाम होता है। ठीक है, जैसे लगा है ने विभक्ति, ने विभक्ति के पहले राम है, तो ने किसका? कर्ता कारक है। तो राम क्या हो गया बच्चे? कर्ता कारक हो गया। राम क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। हमने राम को पहचान लिया, कर्ता कारक है। विभक्तियां या परसर्ग से क्या होता है? ये विभक्तियां हैं, ये इनसे पहचान होगी किसकी? कारक की। ये कारक हैं। और याद करना, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन दिया। संबोधन हे राम। ठीक है, तो ये आप याद करोगे। तो एक बार ये याद कर लोगे, मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अब से दिख गया, श्याम से प्रश्न पूछा, तो कर्ता ने श्याम से प्रश्न पूछा है, तो यहां पर राम हो गया। जैसे अभी एग्जांपल अब देता हूं, अब ये सब आपको समझ में आ गया ना, तो इसको मैं छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा, और पूरा अच्छे से समझेंगे एक एक चीज। बात दिख रही है ना? जैसे यहां पर देखो, राम ने श्याम को पत्र लिखा। ठीक है, तो ने के आगे दिखा ना राम, तो राम क्या है? कर्ता। को दिख रहा है यहां पर, को कहां है? को के आगे कर्म है, यानी श्याम क्या है? ये कर्म कारक है, ये कर्म कारक है। राम क्या था? राम कर्ता है। तो अभी देखो, राम कर्ता है और श्याम कर्म है, तो दूसरा सेंटेंस हमने यहीं पर लिखना है, क्योंकि परिवर्तन करना है ना कारक के आधार पर। तो हमने कहा राम ने श्याम को पत्र लिखा, फिर हमने क्या कह दिया? श्याम ने राम को उत्तर दिया। राम को क्या दिया? राम को उत्तर दिया। ठीक है, अब एक चीज देखो कैसे चेंज हो रहा है। राम करता था, श्याम कर्म है। अब यहां पर ने के आगे करता होता है, यानी श्याम क्या हो गया? श्याम कर्ता हो गया। श्याम क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम क्या हो गया? राम कर्म हो गया। भैया जो राम करता था अब राम कर्म हो गया। परिवर्तन हुआ कि नहीं? परिवर्तन हुआ कि नहीं? श्याम कर्म था, श्याम क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो जिन शब्दों में भी क्या हो, कारक के आधार भी परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो यहां पर भी हमने विकार कर लिया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीजें हो गई हैं। अब जल्दी से चलते हैं। तो हमने यहां पर समझ लिया जो विकारी होते हैं, रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जो शब्द होते हैं, दो प्रकार के, विकारी अविकारी। विकारी में परिवर्तन किया जा सकता है किन आधारों पर? लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर। जैसे लड़का को लड़की, लड़का को लड़के बना दिया। जैसे पढ़ता है, काल के आधार पर कर रहे हैं, तो पढ़ता है तो पढ़ेगा, पढ़ा था। ठीक है, ये क्या है? वर्तमान। ये क्या है? भूतकाल। ये क्या है? भविष्यकाल। हमने तो ये विकार हमने सीखा था। अविकारी क्या होते हैं? तो यहीं पर हम अविकारी, जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी इसी प्रकार के कौन होते हैं? इसी प्रकार के अव्यय भी होते हैं। भैया कौन होते हैं? अव्यय। अव्यय भी क्या होते हैं? अव्यय भी वे शब्द होते हैं जिनमें विकार नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, अव्यय हैं। अव्यय, ये चेंज, ये इनमें बदलाव, इन शब्दों में बदलाव नहीं किया जा सकता है किसी भी स्थिति पर अव्यय में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए जितने भी अव्यय हैं वे अविकारी होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अभी अव्यय के बारे में बता रहे हैं, विकारी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं विकारी और अविकारी। विकारी, अविकारी। तो विकारी भैया जानते हो, विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी में जो 4 प्रकार के कौन कौन से आ जाते हैं? संज्ञा। संज्ञा एक विकारी है। संज्ञा क्या है? विकारी है। संज्ञा के बाद आ जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? विकारी के 4 भेद होते हैं। 4 भेद: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण।
विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण। अच्छा एक चीज आपसे समझ लो, आपसे मौखिक कभी कभी बहुत ज्यादा पूछे, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, याद करो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, सकर्मक अकर्मक क्रिया। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो संज्ञा होती है 5 प्रकार की। ये भी याद कर लो, ये सभी भी याद करते चलो, तो इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है ना वो बिल्कुल रट जाएंगी, ये चीज माइंड में बैठ जाएंगी। संज्ञा 5 प्रकार की, सर्वनाम 6 प्रकार का, क्रिया 2 प्रकार की। जब धातु पूछे, क्रिया में जो धातु होती है वो कितने प्रकार की, तब भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ये भी बताएंगे कौन कौन। जैसे संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, 5 प्रकार की संज्ञा है। एक एक संज्ञा के बारे में बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। संज्ञा यानी दुनिया के जितने भी नाम हैं जो दुनिया के जितने भी नाम है वो संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। नाम यानी जो विकारी शब्द होते हैं, दुनिया के सभी नाम विकारी होते हैं, उनमें विकार किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। जितने भी नाम होते हैं उनमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है, जितने भी। तो विकारी के अंदर संज्ञा आई है, तो संज्ञा के अंदर का जितने भी चीज हैं वो सब क्या है, विकारी हैं। सर्वनाम, जैसे हमने कह दिया सर्वनाम यानी सबका नाम, सबका नाम हमने कह दिया। आप सर्वनाम को थोड़ी देर के लिए समझ लो, हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं, जैसे बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड है, ये क्या है, बोर्ड है, ये क्या है, बोर्ड है। हम कलम से लिख रहे हैं तो कलम है, कलम है, कलम है। हमको दिख रहा है ये अंगूठी पहने हैं तो ये अंगूठी लिख दिया, अंगूठी। ठीक है, ये मैक है तो मैक भी लिख दिया, मैक भी लिख दिया। जो हम पीला कुर्ता पहने हैं तो कुर्ता भी लिख दिया, हमने क्या कर दिया, कुर्ता भी लिख दिया। अभी तो ये क्या है, अभी ये सब संज्ञा है, अभी ये सब संज्ञा है। लेकिन सर्वनाम यानी सबका नाम, सबका नाम अगर दर्शाना होगा तो एक ऐसा नाम बताओ इनका कि सब डिनोट हो जाए, सब एक ही प्रकार में आ जाए। जैसे हम कह दें यह बोर्ड, यह कलम, यह कलम, यह अंगूठी, यह दिखा दिया, यह। ठीक है, मैक, यह क्या है, सर्वनाम है। यह कुर्ता, यह। तो ये सब यह क्या है, यह सबको यह बता दिया तो हम जान गए, यह बोर्ड, यह कुर्ता। तो यह से हम सबको डिनोट कर दिए। ठीक है, तो भाई ये कहते हैं कि संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले नामों को हम सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। ये आपको अभी डिटेल में आप जब बताएंगे तो बड़ी मजा आएगी आपको, ये समझ लो। अभी तो ऐसे ही हमने बता दिया है आपको। ठीक है, तो सर्वनाम 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो याद करो। सर्वनाम, संज्ञा बता दिए 5 प्रकार के, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सर जी, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, ये होते हैं ना। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तो ये क्या है, सारे सर्वनाम हैं। क्या है बच्चे, ये सारे परिमाण बोधक, सॉरी निजवाचक कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं। तो एक तो हो गया सबसे पहले कौन सा, सर्वनाम 6 प्रकार के कौन कौन से, पुरुषवाचक, पुरुष, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, इसके बाद आ गया निश्चय, निश्चय हो गया। जैसे यह, वह, ये निश्चय है, कोई, कौन, ये क्या हो गया, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुष, प्रश्न, निश्चय, निजवाचक, निजवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक। तो ये सारे क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। अब इधर आ जाते हैं। इधर अविकारी क्या होते हैं, अविकारी ही अव्यय होते हैं। अविकारी ही क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। और अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। भाई अविकारी 4 नहीं, अविकारी ही अव्यय होते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बाद आ जाएगा समुच्चय बोधक और तथा, ये सब समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के बाद संबंध बोधक, में पर जैसे होता है संबंध बोधक। चिड़िया मेज पर बैठी है तो मेज पर क्या है, संबंध बोधक है, संबंध बोधक। ठीक है, यहीं पर संबंध बोधक के साथ कौन सा आ जाएगा बच्चे, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये हो गया विस्मयादि बोधक। ठीक है,
तो अविकारी, ये चार अविकारी के अंतर्गत आ जाएंगे, ये चार क्या आ जाएंगे, विकारी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इनके बारे में अविकारी और अविकारी कल से हम पढ़ेंगे, यानी संज्ञा कल से हम चालू करेंगे, कल से नहीं परसों से। कल तो आपका टेस्ट होगा शब्द का कल आपकी परीक्षा होगी। क्लियर है? कितने लोग तैयार हैं सब टेस्ट के लिए? कल बताएं जल्दी से। ठीक है, तो अविकारी के अंदर ये चार हैं, तो इनको भी पढ़ेंगे। इनकी एक विवेचना हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ी देर समझ लो। देखो समझने वाली चीज है, नहीं तो किताबों में तो सब कुछ मिल जाता है, हमें किताबों में तो सब कुछ मिल जाता है। हाँ बताओ जल्दी से। परिणाम नहीं होता बच्चे, परिणाम नहीं होता, यहां संबंध होता है। संबंध, संबंधवाचक 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। ठीक है, वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक। तो सब लोग रेडी है ना? तो अब बात को समझ लो। आपसे कभी कभी पूछा जाता है जो शब्द है, शब्द तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। शब्द क्या होता है? स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। अगर राम को हमने ऐसे ही लिख दिया तो राम क्या कहलाता है बच्चे? शब्द कहलाता है। लेकिन राम को हमने सेंटेंस, राम को हमने वाक्य में लिख दिया, राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है, तब राम क्या है? तब हम कह देंगे राम जो है सर ये शब्द नहीं है, ये पद है। क्या है? पद है। यानी जो शब्द होते हैं, अगर स्वतंत्र रूप से अगर राम को लिखा गया था, शब्द को स्वतंत्र रूप से लिखा गया तो शब्द ही कहलाएगा। लेकिन जब शब्द को वाक्य के अंदर प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो शब्द का नाम क्या पड़ जाता है? पद पड़ जाता है। तब पूछा जाता है, तब भी पूछा जाता है पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पा से पद होता है, पा से 5 होता है। पद 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा। तो ये हर प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि जो पद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेषण और अव्यय। अव्यय, अव्यय। और अव्यय के अंतर कितने? 4 होते हैं। क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक। यानी हमें जब पद पढ़ेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और सारे अव्यय पढ़ेंगे। ठीक है, ये परसों से शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे एक एक चीज। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहिए बढ़िया बेहतरीन तरीके से। अब आ जाते हैं अर्थ के आधार पर, ये जल्दी से कंप्लीट करते हैं और छुट्टी। अर्थ के आधार पर क्या? शब्द। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक सार्थक, एक बच्चे क्या हो जाएगा? सार्थक। एक सार्थक और एक हो जाएगा निरर्थक। निरर्थक, एक सार्थक, एक निरर्थक। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं? तो आपको समझना है जो सार्थक होते हैं और निरर्थक क्या होते हैं। जो सार्थक शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है, एकार्थी, एकार्थी शब्द होते हैं, एकार्थी। ठीक है, दूसरा अनेकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थी। तीसरा समानार्थी, समानार्थी। चौथा विपरीतार्थी, विपरीतार्थी। तो बच्चे जो एकार्थी होते हैं, जो अनेकार्थी, समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची, 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 पर्यायवाची। ठीक है, विपरीतार्थी का मतलब होता है विलोम, विपरीतार्थी का मतलब क्या होता है? विलोम। ठीक है, तो अब जल्दी से एक बार क्या करते हैं, हम इनकी परिभाषा सुन लेते हैं। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा परिभाषा के बारे में हम इनको समझ लेते हैं परिभाषा के तौर पर। शुरुआत करते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक होते हैं। सार्थक यानी सा से हम क्या कहते हैं? सा क्या है? सा मतलब क्या है? सा मतलब के साथ, सा मतलब के साथ, के साथ भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सही भी होता है, सही भी होता है, सही। नी मतलब क्या होता है? के बिना, के बिना, के बिना यानी नहीं, के बिना मतलब यानी नहीं। यानी अगर हम कहें सार्थक, सार्थक को अगर संधि विच्छेद करें तो सा, सा प्लस अर्थक,
अर्थक, सा प्लस अर्थक यानी सही अर्थ, अर्थ के साथ सार्थक हो जाएगा, अर्थ के बिना निरर्थक हो जाएगा। अर्थ के बिना, अर्थ निकल रहा है किसी शब्द का तो वो सार्थक है, अर्थ पता महसूस हो पा रहा है, अर्थ फील कर पा रहे हो, इसका अर्थ ये है, तो वो सार्थक शब्द है, ठीक है। और लेकिन जो शब्द होता है वो शब्द क्या होता है, शब्द की तो परिभाषा क्या होती है, शब्द की परिभाषा वो होती है वर्णों या एक वर्ण या एक से अधिक सार्थक वर्णों, सार्थक मेल से, यही तो होती परिभाषा। कई वर्णों के सार्थक मेल से, ऐसे लिख दो, एक या कई वर्णों के, कई शब्द की परिभाषा क्या होती है, कई वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द को, बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, शब्द को हम क्या कहते हैं, सॉरी, सार्थक शब्द को हम शब्द कहते हैं, वर्णों के मेल को हम सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं जब सार्थक मेल करते हैं, सही मेल करते हैं, जिनका कोई अर्थ निकले, उन्हें हम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि सार्थक वाला, मतलब ये शब्द की परिभाषा सही है, ये शब्द की परिभाषा तो है नहीं, ये क्यों आ गए, क्योंकि हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में हम निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करने लगे। ये अर्थ शब्द नहीं है निरर्थक वाले, लेकिन कुछ शब्द हमने अपने आप ऊट पटांग जोड़ लिए हैं, ठीक है। तो उनको भी शब्द की श्रेणी में रखा जाना उचित है, तो इसलिए हमने उचित तरीके से काम करना यहाँ पर सुनिश्चित किया है, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे निरर्थक में हमने बोला चाय, तो चाय हमने कहा चाय तो पेय पदार्थ है, चाय पीने वाली, लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं जल्दबाजी में हम कहते हैं चाय वाय यार आज पिलाओ, चाय वाय पिलाओ, चाय वाय पी जाए, ठीक है। तो चाय के साथ वाय आ गया, तो वाय क्या है, तो वाय बच्चे जो है ना वो निरर्थक है, चाय क्या है, सार्थक है, ठीक है। तो चाय तो सार्थक है। जैसे हम कह दें आज चलो घूमे हुए में चल के, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई की जाए, तो पढ़ाई क्या है, पढ़ाई तो सार्थक है, पढ़ाई तो सार्थक है, लेकिन जो वढ़ाई है, वढ़ाई क्या है, पढ़ाई वढ़ाई, तो पढ़ाई वढ़ाई क्या है, वढ़ाई तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन हम यूज करने लगे ना, हिंदी में हम प्रयोग करने लगे, और प्रयोग करेंगे तो भैया बात की जाएगी इसकी, तो ये निरर्थक हैं, ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं। निरर्थक क्या होते हैं, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द होते हैं, ये आपको रखो, अशुद्ध शब्द होते हैं, यानी इनकी विवेचना हमें करना नहीं, लेकिन निरर्थक शब्द होते हैं, ये हमें जानना है, हम क्योंकि हम इनका प्रयोग करते हैं अपने समाज में करते हैं इनका प्रयोग। जैसे हम कह दें कि यार गए यार कॉफ़ी सॉफ़ी, यार आज तो मन हो रहा है बहुत कॉफ़ी सॉफ़ी पीने का, तो सॉफ़ी क्या है, सॉफ़ी तो कुछ नहीं होता है, तो ये क्या है, निरर्थक है। तो अब सार्थक जिनके अर्थ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे भी शब्द हैं जिनके एक ही अर्थ निकले, हिंदी में कई ऐसे शब्द हैं जिनका केवल एक अर्थ निकलता है, जैसे पेन, पेन का मतलब पेन, कलम, अंगूठी, अंगूठी का मतलब अंगूठी, नदी, नदी का मतलब नदी, एक ही अर्थ निकल रहा है। नदी से कुछ और समझ पा रहे हो, नहीं, नदी मतलब नदी, ठीक है। शेर, शेर मतलब शेर, ठीक है। लोमड़ी, लोमड़ी मतलब लोमड़ी, एकार्थी, एक अर्थ निकल रहे हैं। जैसे ही लोमड़ी कह रहे हो तो हमको पता चल जाता है वही चतुर लोमड़ी की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो वो एक अर्थ प्रकट, जो शब्द, जो हिंदी में शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिनका केवल एक अर्थ निकले, एकार्थी शब्द कहलाते हैं, एकार्थी के अंतर्गत आ जाएंगे। अनेकार्थी, अनेकार्थी हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक शब्द के अनेक अर्थ प्रकट करते हैं। हिंदी में कई शब्द ऐसे हैं जो एक शब्द के अनेक अर्थ प्रकट करते हैं, वो अनेकार्थी के अंतर्गत आते हैं। आप परिभाषा सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है ना बच्चे, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो अनेकार्थी के अंतर्गत कैसे आ जाएंगे, अनेकार्थी में हम कहेंगे कि हार कह दिया, हार, हार अनेकार्थी शब्द है। हार से क्या पता चलता है, यार आज मैं तो हार गया, ठीक है, हार गया मतलब पराजय हो गई मेरी, ठीक है। तो जीत हार वाली हार है। अभी ये भी कह दोगे आज भाई इनको सोने का हार पहनाया जाए, तो सोने का हार, हार मतलब माला भी होती है, तो हार से हमें एक ऐसा शब्द है हिंदी में ये कि इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, 2 से अगर 3 से 4 से 5 से, यानी 1 से अधिक अर्थ निकलना चाहिए। जिस भी शब्द का 1 से अधिक अर्थ निकलेगा वो शब्द क्या कहलाएगा, अनेकार्थी शब्द कहलाएगा। हार 1 से अधिक एक से अधिक अर्थ निकाल रहा है, जैसे हार, हारने वाली हार, हार सोने वाला हार, माला वाली हार, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। जैसे ही यहीं पर बात कर लें कर की, कर, कर माने क्या होता है, कर माने हाथ भी होता है, कर, कर दंडवत करो, ठीक है। तो कर माने क्या होता है, हाथ, हाथ कर प्रणाम करो, हाथ से प्रणाम करो, तो कर हो गया। और कर क्या होता है, टैक्स वाला भी कर होता है, आय कर,
आयकर, ठीक है, बिक्री कर, तो वो भी टैक्स वाला भी कर होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कनक, आपने तो दोहा पढ़ा होगा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या पाए, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो कनक क्या है? सोना है। कनक क्या है? सोना है। और यहां पर जो कवि है ना, वो कनक को सोने से भी चेक देख रहा है और धतूरे से भी चेक कर रहा है कि या खावे बौराए जग, ठीक है। तो खाने से पागल भी हो जाता है, तो धतूरा से, धतूरा, सोना खाने से पागल थोड़ी नहीं हो जाएगा, तो धतूरा, ठीक है। तो कनक का क्या है? दो अर्थ हैं। तो ऐसे इस प्रकार से हम करते हैं, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समानार्थी, हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात हिंदी में कई ऐसे शब्द हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम समानार्थी कहते हैं, उन्हें ही हम पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची। जैसे अगर हम बात करें किसी भी चीज की, जैसे हम बात कर लिया पानी की, तो पानी, पानी माने क्या होता है? पानी तो नीर होता है। नीर माने क्या होता है? पानी होता है। नीर, वारी, वारी माने क्या होता है? पानी होता है। तोय माने क्या होता है? पानी होता है। तो पानी, नीर, वारी, तो ये सब क्या है? अंबु, अंबु माने क्या होता है? पानी होता है। अंबु माने क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। तो जल, जल माने पानी होता है। तो ऐसे समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी कहलाते हैं। हिंदी में बहुत मिल जाएंगे। हिंदी में क्या, हर भाषा में समानार्थी शब्द होते हैं। तो हिंदी में समानार्थी, यानी हिंदी में समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची कहते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम कहते हैं। बच्चे समझ में आ रही बात? विपरीतार्थी, विपरीतार्थी यानी विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, यानी अपने से विलोम अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम विपरीतार्थी कहते हैं। कई मिल जाएंगे, जैसे हार है, हार का विपरीतार्थी क्या हो जाएगा? हार का विपरीतार्थी जीत हो जाएगा। फिक्स होते हैं ये। जैसे आकाश का क्या हो जाएगा? आकाश का धरती हो जाएगा। फिक्स होते हैं। अब आकाश का कोई अवनी नहीं लगाएगा, आकाश का क्या हो जाएगा? आकाश का धरती हो जाएगा। अवनी का अंबर हो जाएगा, अवनी का अंबर हो जाएगा अवनी का अंबर हो जाएगा। अवनी माने क्या होता है? अवनी माने धरती होता है, धरती होता है। जैसे अंबर क्या होता है? अंबर, अंबर माने जानते हो क्या होता है? अंबर माने कपड़ा होता है, अंबर माने आकाश भी होता है। तो अंबर कैसा है? अनेकार्थी है। अंबर कैसा शब्द है? जैसे कह दे अंबर, अंबर, अंबर क्या है? अनेकार्थी है। अंबर माने तुम समझ रहे हो, अगर अंबर कह दिया जाए तो तुम कपड़ा भी समझ लोगे, पीतांबर, पीला अंबर, है ना। तो अगर अंबर कहा जाएगा तो आकाश समझ लोगे, ठीक है। तो ऐसी शब्द आपको, इन शब्दों के बारे में हम जब आपको यहाँ पर सीधा शब्द लिख के ही लाएंगे। कुछ शब्द इंपॉर्टेंट होंगे जो हम छांटेंगे, उनको आप एक बार देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे, ये हो गया आपका क्या? विपरीतार्थी, एकार्थी। और ये देखो, ये मेन टॉपिक हैं। विपरीतार्थी मैं पढ़ाऊंगा आपको, विपरीतार्थी, पर्यायवाची और दोनों जो अर्थ के आधार पर हैं। कौन कौन से अर्थ के आधार पर? अनेकार्थी, अनेकार्थी, ये मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। अनेकार्थी के बाद पर्यायवाची, रटवा देंगे पर्यायवाची, ऐसी पर्यायवाची पढ़ाएंगे कि कहीं पर पढ़े नहीं होगे। पर्यायवाची, आपको पर्यायवाची याद नहीं होती है ना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं इस पे, तो मैं वादा कर रहा हूं। एक भी पर्यायवाची, ऐसी कोई पर्यायवाची है तुम छोड़ के आ जाना, तो नाम हमारा बदलना नहीं बस, ठीक है। पर्यायवाची, अनेकार्थी और यहां पर विलोम शब्द याद करवाएंगे। ये भी देखो, कोई ये चीजें हल्के में नहीं लेगा, ये चीजें हल्के में नहीं लेना है कि आप हल्के में ले लो। पर्यायवाची कैसे याद करनी है? बहुत अच्छे से याद कर लोगे। अरि माने क्या होता है? अरि माने होता है दुश्मन। पर्यायवाची का मतलब मैं बता रहा हूं। अरि माने क्या होता है? दुश्मन, शत्रु होता है। शत्रु यानी विपक्षी हो जाएगा, बैरी हो जाएगा, बैरी। अरि माने होता है बैरी, अरि माने बैरी, शत्रु। अरि माने क्या होता है? बैरी, शत्रु, शत्रु, विपक्षी, विपक्षी, ठीक है। बैरी, शत्रु, अरि, दुश्मन, दुश्मन, ठीक है। ये चीजें होती अरि माने। तो अरि माने क्या होता है? अरि के पर्यायवाची बैरी, शत्रु, विपक्षी, दुश्मन है। तो जैसे अरि से हमें बनाना है सुरारी, सुरारी। तो सुरारी का मतलब क्या होता है? सुर, सुर प्लस अरि, सुर प्लस अरि। सुरारी माने, कुछ लोग सोच रहे हैं सुरारी है, सुरारी होता है, वाओ, सुर प्लस अरि। तो सुरों के दुश्मन, देवता के दुश्मन कौन होते हैं? सुरारी मतलब राक्षस का पर्यायवाची है। देखो पता चल गया। अब ये कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे कि सुरारी किसका पर्यायवाची है? राक्षस का पर्यायवाची है। किसका है? राक्षस का पर्यायवाची है सुरारी। सुर प्लस अरि, सुर प्लस अरि। तो अरि माने दुश्मन होता है। जैसे अभी कह दें रवणारी, रव, और बहुत फेमस, कई बार पूछे जाते हैं, रवणारी किसका पर्यायवाची है? तो रवणारी आप कहोगे रावण, रावण प्लस अरि, रावण प्लस अरि, रवणारी। तो रावण प्लस अरि क्या हो जाएगा?
अरि क्या हो जाएगा? रावण के अरि, रावण के दुश्मन, यानी रमणारि किसका पर्यायवाची है? राम का है। अब आप कहोगे रमणारि रावण का पर्यायवाची, गलत हो जाएगा। रमणारि किसे कहते हैं? राम को कहते हैं। राम को रमणारि कहते हैं, राम को रमणारि कहते हैं, राम का पर्यायवाची है। आपसे कह दिया जाए कंसारी, आपसे कह दिया जाए कंसारी, कंसारी मतलब कंस के अरि। कंस के अरि कौन है? श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है बच्चे, श्री कृष्ण है श्री कृष्ण है। कौन है? कृष्ण भगवान है। रमणा कंसारी, ठीक है। तो ऐसा उर्गारी, क्या जाएगा? उर्गारी, उर्गारी। उर्गारी किसका? अब बताओ भैया, उर्गारी किसका पर्यायवाची है? लो नहीं आता, छोड़ आए। सर जी आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पढ़ा नहीं तुमने भैया पर्यायवाची सही से, पढ़ते तो तुमको सब क्लियर होता। ये बताओ उर्गारी किसे कहते हैं? तो बच्चे उर्गारी पता करना है। उर्गारी मतलब उरग, उरग प्लस अरि, उरग प्लस अरि। उरग किसका होता है? उरग तो सर जी सांप को कहते हैं, और सांप के दुश्मन को क्या कहते हैं? गरुड़ कहते हैं। गरुड़, 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 सांप का दुश्मन। कहीं सांप दिखेगा तुरंत उठा ले जाएगा, गरुड़ की कला है ये, ठीक है। तो उर्गारी किसका है? गरुड़ पक्षी देखे हो कि नहीं? गरुड़, तो गरुड़ किसका पर्यायवाची है? उर्गारी। सब में अरि दिख रहा है। अरि माने बैरी, अरि माने विपक्षी, अरि माने दुश्मन, अरि माने शत्रु, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, ठीक है, ये सारी आप चीजें देख रहे हो। तो उर्गारी किसका हो गया? उर्गारी को गरुड़ कहते हैं, क्योंकि उरग, उरग माने सांप का दुश्मन, सांप का दुश्मन गरुड़ है, सांप का दुश्मन गरुड़ है। क्लियर है? तो ये सब चीजें मैं आपको पर्यायवाची ऐसी सिखाऊंगा कि एक पर्यायवाची आप छोड़कर आ जाना, ठीक, एक पर्यायवाची पूरा आप रट लोगे। और रटनी नहीं होती पर्यायवाची, सीखनी होती। आपको दिखेगा जैसे ही कि ये पर्यायवाची आई है, आप तुरंत बता लोगे ये इसकी पर्यायवाची है। पर्यायवाची हो या विलोम शब्द हो, सरल लगते हैं, होते नहीं हैं। ये फिक्स फॉर्मेट में होते हैं। अगर हार का जीत है तो हार का विजय नहीं लगाओगे आप, कि हार है तो हार का अपोजिट तुम विजय लगा दो। विजय भी ऑप्शन में होगा। हार आपको दिया गया कि हार का विलोम शब्द बताओ, हार का विलोम शब्द बताओ। अब ऑप्शन में विजय, जीत, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में हैं, तो आप विजय लगा दोगे क्या? नहीं, जीत का विजय होता है, सॉरी हार का जीत हो जाएगा, जीत। विजय पराजय का होगा, पराजय का विजय। ये जो विलोम शब्द होते हैं फिक्स फॉर्मेट में होते हैं, बस यही आपको समझना है। फिक्स फॉर्मेट में ही आप लगाओगे तो गलत नहीं होगा। विजय का पराजय, पराजय का विजय लगाओगे। हार आएगा तो विजय नहीं, हार का जीत होगा, जीत का हार होगा। कंफर्म बात समझ में आ रही है? हाँ, ईगल। मुरारी का बताओ। मुरारी बच्चे, मुरारी क्या होता है? मुरारी तो श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं मुरारी। चलो ढूंढ लो, और अरी करके तुम ढूंढ लो, कस के ढूंढने में तुम माहिर हो, है ना। चलो तो बच्चे लाइक उस हिसाब से नहीं है, पढ़ाते तो हम तन मन धन से हैं, तन भी लगाते हैं, अपना तन भी आया तुम्हारे सामने, मन बहुत है पढ़ाने का, धन, धन लगा के पूरी चीजें इकट्ठा की है, धन भी लगाया है। तो तीनों चीजें अगर हम लगा रहे हैं, तुम्हारी एक चीज मांग रहे हैं, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को बताया करो भाई ये चैनल है, इसे पढ़ा करो, कुछ हो जाएगा, भला हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्टेड टीचर पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी में। मैंने बताया है ना, हमने युवा विकास कल्याण अधिकारी में 50 में कितने लाए थे? 49 लाए थे। तो आपको 50 में 50 की तैयारी करनी है। आप कोई भी 25 का आ रहा है जीडी में, तो 25 में 25 मार सकते हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ लोगे, ये सारी चीजें आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें पढ़नी है। तो आज का सवाल जो होमवर्क है, होमवर्क के लिए कौन कौन रेडी है जल्दी से बता दो। होमवर्क के लिए कौन कौन रेडी है बताओ जल्दी से। होमवर्क के लिए कौन कौन रेडी है? तो आपको बताना है बच्चे, अव्यय की संख्या, अव्यय की संख्या बतानी है, और भेद बताने कौन कौन से हैं, नाम, भेद के नाम, संख्या के नाम, अव्यय कौन कौन से हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय और अव्यय की संख्या, भेद के नाम बताने हैं आपको। ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना है। कहां बताना बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताना। ये विशेष ध्यान करें, लाइव चैट आप हमसे बातें करो, मैं सुनूंगा तुम्हारी, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइव चैट पे कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है होमवर्क, ठीक है। और भैया ये बताना है क्लास कैसी रही है, क्लास कैसी रही।
अगर क्लास कैसी रही ये बताना है, और इसी के साथ आपको क्या बताना है बच्चे, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। जो हिंदी की क्लास चल रही है, आज आपका 10वां लेक्चर था, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। इन सब चीज़ों से हमारा मनोबल बढ़ता है। आप कमेंट बॉक्स में हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और मनोबल के साथ आप जानते हो, अगर कोई कमियां हैं, ये भी नहीं कह रहा हूं कि कमियां हमारी ना बताओ, आप हमारी कमियां हैं वो भी बताओ, हम उनमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे, ठीक है। और कमियों के साथ अगर कमियां नहीं बताना चाहते हो तो कमियों के साथ आप कमी का दूसरा नाम क्या होता है, कमी का दूसरा नाम सुझाव होता है। तो आप सुझाव भी दे सकते हो, क्या पता वो कमी हो रही हो तो आपके सुझाव के माध्यम से वो हम क्या कर लें, ठीक कर लें, वो हम ठीक कर लें, ठीक है। तो अपना सुझाव भी आप हमें आमंत्रित करें, आप कमेंट बॉक्स में दें, हम वो सारे कमेंट आपके बहुत दिल से पढ़ते हैं, बहुत मन से पढ़ते हैं। आपको करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। क्लास के बाद जो बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है, जो क्लास के बाद हमसे जरूर जुड़ना, अच्छे से, बहुत प्योर तरीके से, शुद्ध तरीके से हमसे जुड़ना चाहता है, अपनी बातें हमारे तक पहुंचाना चाहता है, तो कमेंट बॉक्स, लाइव चैट से नहीं आ पाती हमारे तक बातें, क्योंकि लाइव चैट बाद में नहीं दिखती हैं। आपको दिखती क्या है, कमेंट बॉक्स दिखता है। तो बाद में वो सारे कमेंट बॉक्स देखेंगे हम। अगर आपके उत्तर देने का मन होगा तो उत्तर भी दिया जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई डाउट है, सुझाव है, तो सुझाव एक्सेप्ट करेंगे, उसका धन्यवाद भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग को फिनिक्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने क्लास का एंजॉय किया, क्लास को बहुत आनंद से लुत्फ लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना, ये सारी चीज़ें करनी। क्लास कैसी, कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या सुझाव है, क्या और क्लास अच्छी की जा सकती है, क्या सर जी कितने जल्दी पढ़ाओ, कितनी जल्दी पूरा करवाएं सिलेबस, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, करना जरूर, ये सब मत भूलना। ये सब चीज़ें करने से आप हमारे दिल से डायरेक्ट हिट करते हो आके, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट हमें ना बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार भर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मनोबल हमारा आपके कमेंट से बढ़ता है, तो आप ये सारी चीज़ें करके हमें उत्साहित कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।